Hello guys, today we learn about money definition. अगर मैं मनी की डेफिनेशन की बात करूँगी, इससे पहली वाली वीडियो में हमने देखा कि मनी का मीनिंग होता क्या है, कहाँ से आया मनी वर्ड. आज हम डेफिनेशन देखेंगे. डेफिनेशन टू सेंस में देखेंगे. फर्स्ट तो देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड सेकंड देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंशन. नेचर के बेस में मनी का नेचर क्या है, वो किस तरह का वर्क करती है. एक्सपेंशन मतलब पहले कम लोग अवेयर थे, उसके बाद ज़्यादा लोग अवेयर हुए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे डेफिनेशन देखी जाएंगी. अगर मैं नेचर की बात करूँगी तो नेचर में आपकी तीन तरह की हैं. फर्स्ट तो है डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, सेकंड है जो कॉमन एक्सेप्टेंस पे बेस है, थर्ड है आपकी लीगल डेफिनेशन. वहीं अगर मैं एक्सपेंशन के बेस पे बात करूँगी तो फर्स्ट तो है आपकी नैरो पॉइंट ऑफ व्यू जो है आपका, उसके बेस पे डेफिनेशन, उसके बाद ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू के बेस पर, और थर्ड रेशनल डेफिनेशन. यहाँ पे अगर मैं रेशनल की बात करूँगी तो रेशनल होता है एक पर्सन अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट करके, थिंकिंग करके तब ये डेफिनेशन दे रहा है. ओके, ये सब्जेक्टिव इन नेचर हो सकती है, ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर होती है. अब हम डेफिनेशन देखते हैं हमें क्या क्या दी गई है. नेचर के बेस पे फर्स्ट देखने वाले हैं हम डिस्क्रिप्टिव और फंक्शनल डेफिनेशन. डिस्क्रिप्टिव या फंक्शनल, अगर हम किसी भी टॉपिक की, किसी भी थिंग की डेफिनेशन डिस्क्रिप्टिव वे में दे रहे हैं या फंक्शनल वे में दे रहे हैं तो वहाँ पे हम उसके फंक्शन डिस्क्राइब करते हैं. मतलब यहाँ पे हम ये बताएंगे कि मनी से हम क्या क्या कर सकते हैं, उसकी विशेषताएं, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं. ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे मैं आपको जो मुझे अच्छी लगी मैं उन डेफिनेशन को नोट कर रही हूँ. अकॉर्डिंग टू कोलबर्न, उन्होंने कहा मनी में बी डिफाइंड एज द मीन ऑफ वैल्यूएशन एंड पेमेंट. वही मनी के थ्रू हम क्या करते हैं, चीज़ों को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और पेमेंट करते हैं. तो इन्होंने यही कहा, यही फंक्शन है मनी का. उसके बाद नोगारो ने कहा मनी इज ए कमोडिटी which serves as an intermediary in exchange and as a common measure of value. वही का एक्सचेंज के लिए इंटरमीडियरी है, मतलब माध्यम है, और एक कॉमन मेजर है वैल्यू का, किसी चीज़ की वैल्यू का एक कॉमन मेजर है आपकी मनी. ओके, इसके बाद इन्होंने दी हर्टल विटर्स ने मनी इज़ वॉट मनी डूज. मनी वो है जो मनी करती है. अगर कोई चीज़ एक्सचेंज में यूज़ हो रही है तो हम उसे मनी ही मानेंगे. इनका कहना ये था. ओके, देन आपकी आती है कि कॉमनली जो एक्सेप्टेंस थी उसके बेस पे डेफिनेशन दी. तो फर्स्ट आपकी किसने दी, रॉबर्टसन ने दी. मैं उनकी डेफिनेशन पढ़ने वाली हूँ. मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेबल इन डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन. मतलब ऑब्लिगेशंस, आपके उत्तरदायित्व, उनको हटाने के लिए, उनको डिस्चार्ज करने के लिए जो चीज़ भी एक्सेप्टेबल है उस चीज़ को ही मनी बोला जाता है. ओके, इसके बाद सिलिगमन ने कहा मनी इज वन थिंग दैट पोजेज जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी. तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एक्सेप्टेंस के बेस पे बात की. फर्स्ट हमने यहाँ पे उनके फंक्शंस या उनके डिस्क्रिप्टिव नेचर की बात की थी. तो वहाँ पे हमने ये बताया कि मनी क्या होगी, वैल्यू प्रोवाइड करेगी, पेमेंट होगा करेगी किसी चीज़ का, या फिर हम वो कह रहे थे कि जो मनी करती है वो काम करेगी. तो वो चीज़ थी हमारी मनी, या फिर एक्सचेंज में यूज़ हो रही थी एज ए इंटरमीडियरी. लेकिन यहाँ हमने कहा कि जो एक्सचेंज के लिए एक्सेप्टेबल है, जो ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए एक्सेप्टेबल है, और जर्नली मनी के रूप में एक्सेप्टेबल है, वो ही चीज़ आपकी मनी होगी. एली ने कहा एनीथिंग दैट passes freely from hand to hand as a medium of exchange and is generally received in final discharge of debt. वो होगी आपकी मनी. सेम ही थिंग है, बस कहने का तरीका अलग है. याद रखना, अगर आप मनी की डेफिनेशन दे रहे हैं और आप ऑथर का नाम लिख रहे हैं
आई होप आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में तो इतनी डीपली चेक ना करें, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर आप राइटर का नाम लिख रहे हैं तो डेफिनेशन एज इट इज़ लिखनी होनी चाहिए, एक भी वर्ड आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपकी आती है लीगल डेफिनेशन। लीगल डेफिनेशन क्या है? जो कि गवर्नमेंट के बाय द गवर्नमेंट, डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट। ओके, कनाप ने बताया एनीथिंग विच इज डिक्लेयर मनी बाय द स्टेट बिकम मनी। स्टेट गवर्नमेंट ने जिस चीज़ को मनी डिक्लेयर कर दिया कि ये एक थिंग है, जैसे पहले राजा होते थे वो अपने सिक्के बना देते थे कि ये है, इससे ही तुम चीज़ों का एक्सचेंज करोगे, तो वो आपका क्या होगा? मनी होगा। सेम हर्टर आल्सो entitled accepted the definition given by the कनप। तो वो ये है कि आपकी लीगल डेफिनेशन ये है कि आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वो एक्सेप्ट करती है कि ये चीज़ मनी है तो वो मनी होगी, इज अ लीगल डेफिनेशन। ओके, और आपके कनाप ने कहा था सिर्फ स्टेट के बारे में बात की कि अगर स्टेट एक्सेप्ट कर लेता है कि ये चीज़ मनी है तो वो मनी है। अब आपकी आती है एक्सपेंशन के बेस पे मनी की डेफिनेशन। ओके, नेचर के बेस पे हमने देख लिया, अब हम एक्सपेंशन के बेस पे देखेंगे। फर्स्ट है आपका नैरो पॉइंट ऑफ व्यू में क्या कहते हैं आपके रॉबर्टसन एंड हिज एसोसिएटेड हैव दैट ए कमोडिटी विच इज यूज्ड टू डिनोट एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट ऑफ गुड्स और इन डिस्चार्ज ऑफ अदर बिजनेस ऑब्लिगेशन इज मनी। ओके, if this definition is analyzed, gold is the only thing which is accepted to all country for replacement। मतलब ओल्ड टाइम में, अगर मैं ओल्ड टाइम की बात कर रही हूँ, गोल्ड था, उसके बाद बार्टर सिस्टम आया कि चीज़ों में एक्सचेंज होने लगा, और उसके बाद डॉलर आया, तो ये था। लेकिन जिस टाइम नैरो पॉइंट ऑफ व्यू की बात चल रही है उस टाइम पे रॉबर्टसन ने जो डेफिनेशन दी थी वहाँ पे गोल्ड थी ऐसी थिंग जो कंट्रीज के बीच रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ हो रही थी। इन दिस कंडीशन मनी फॉर्म फ्रॉम गोल्ड और सिल्वर अलोन कैन बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ मनी। मतलब इस वजह से इनकी क्या कही, डेफिनेशन को नैरो डेफिनेशन कहा गया। अब आपकी ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से मनी की डेफिनेशन हर्टल विदर्स ने कहा कैन बी इंक्लूड इन दिस कैटेगरी। मतलब इस कैटेगरी में इनकी डेफिनेशन रॉबर्टसन की नैरो पॉइंट ऑफ व्यू में और आपकी हर्टल विटनर्स की डेफिनेशन इस कैटेगरी में इंक्लूड होती है ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू में। मनी इज वॉट मनी डूज। देखो हमने यहाँ पे देखा था नेचर में, हर्टल विटनर्स, नेचर में भी है इनकी डेफिनेशन, उसके बाद सेम ही डेफिनेशन आपकी ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू में भी आती है कि इसे ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू में माना जाता है। क्यों माना जाता है? दिस डेफिनेशन इज डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज यूनिवर्सल। मतलब उसे यूनिवर्सल भी माना जाता है क्योंकि जो भी चीज़ मनी के कार्य करेगी, जो मनी के फंक्शंस हैं उनको करेगी, वो आपकी मनी होगी। इन्होंने क्लियरली ये कह दिया, तो ये एक यूनिवर्सल भी और डिस्क्रिप्टिव भी है। दिस डेफिनेशन कैन बी टर्मिड एज एवरीथिंग इन समथिंग। According to this definition, not only metals or currencies but also checks, bill of exchange, hondies and other credit instrument are included in money। अब इन्होंने कहा कि इसमें आपकी करेंसी, मेटल्स सिर्फ यही इंक्लूड नहीं होंगे बल्कि आपका चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं कि हम एक डॉक्यूमेंट्री नोट दे देते हैं कि एक स्टैम्प देते हैं, हम इतने टाइम बाद आपका पेमेंट कर देंगे। होंडाइज और अदर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, उधार देने के लिए जो अदर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वे भी इसमें इंक्लूड होते हैं। अब आपकी प्रॉपर डेफिनेशन या प्रॉपर रेशनल डेफिनेशन, अगर यहाँ पे बात करूँगी तो इस डेफिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट है? मनी इज समथिंग विच इज एक्सेप्टेड फ्रीली एंड वाइडली एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरिंग वैल्यू, फाइनल रिप्लेसमेंट ऑफ लोन एंड accumulating वैल्यू। इन्होंने कहा मनी वही चीज़ है जो हमने ऊपर सारी चीज़ें बात करी ना, उनको ही यहाँ पे डिफाइन किया है, बट ऑल इंक्लूड इन दिस कि एक मीडियम है एक्सचेंज का, वैल्यू को मेजर करने का, जो कि हमने नेचर में पढ़ा। फिर फाइनली रिपेमेंट ऑफ लोन, मतलब हम लोन को अपनी ऑब्लिगेशन
को डिस्चार्ज करने के लिए एप्लीकेबल है, ये एक्सेप्टेबल है, एंड अक्यूमुलेटिंग वैल्यू प्रोवाइड करती है। तो ये मनी की हो गई प्रॉपर रेशनल डेफिनेशन। अब यहाँ पे कुछ है डेफिनेशन बेस्ड ऑन व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमिस्ट। कुछ इकोनॉमिक्स ने दी, ट्रेडिशनल अप्रोच से दी। हैरिजी जोशन ने अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट मनी इज कंसिडर अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन, जैसे नेचर वाले में हो रहा था, डिस्क्रिप्टिव फंक्शनल में। ऑल दोज थिंग विच एक्ट एज मनी कैन बी कॉल्ड मनी। करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट आर इंक्लूड इन मनी। उसके बाद आपका किसने दिया, शिकागो अप्रोच आई। फर्स्ट ट्रेडिशनल अप्रोच आई, वहाँ पे क्या था, आपकी करेंसी हो गई और आपका डिमांड डिपॉजिट हो गया, वो मनी के अंदर इंक्लूड होते थे। उसके बाद शिकागो अप्रोच आई, याद रखना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, आ भी जाता है अलग अलग अप्रोच के अकॉर्डिंग। आप डिफाइन करिए मनी में क्या क्या इंक्लूड होता है। ट्रेडिशनल में आपका करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड होता है। उसके बाद शिकागो अप्रोच में आपका करेंसी, डिमांड डिपॉजिट मतलब एक डिपॉजिट होता है जिसे हम अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग विड्रॉ करेंगे, प्लस फिक्स डिपॉजिट मतलब एक फिक्स टाइम के बाद उसे हम विड्रॉ कर सकते हैं, प्लस सेविंग बैंक डिपॉजिट। ये सब मनी के अंदर इंक्लूड होता है आपकी शिकागो अप्रोच के अंदर। फिर ग्रूली एंड शॉ अप्रोच के अंदर मनी के अंदर इंक्लूड होता है करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट एज वेल एज सेविंग डिपॉजिट विद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट द इंस्टीट्यूट which not conduct all banking activities, they provide finance only, okay, and share debenture and bonds, okay। फिर सेंट्रल बैंक अप्रोच में क्या है, all kind of credit are include in money, all kind of credit जिस तरह का भी उधार जिस तरह से भी दिया जाता है आपका डिमांड डिपॉजिट, all thing is include in this। फर्स्ट याद रखना ट्रेडिशनल में करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट, यहाँ पे करेंसी आपकी ट्रेडिशनल वाले तो रहने हैं, साथ में फिक्स डिपॉजिट और सेविंग बैंक डिपॉजिट ऐड हो जाना है। उसके बाद क्रूली एंड शॉ अप्रोच में क्या होना है, आपके शिकागो अप्रोच वाले तो सारे रहने ही हैं, साथ में आपका सेविंग डिपॉजिट विद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, आपके शेयर्स, डिवेंचर और बॉन्ड्स भी ऐड हो जाने हैं। और सेंट्रल बैंक अप्रोच में आपकी ऑल टाइप्स ऑफ क्रेडिट्स ऐड हो जाने हैं मनी के अंदर, ओके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका क्वेश्चन में आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो आप इसे अच्छे से कर लेना, ओके। तो आज हमने डेफिनेशन कर ली है आपकी, नेचर के बेस पे करी, वहाँ पे हमने डिस्क्रिप्टिव देखी जो आपकी इसके फंक्शन मनी के फंक्शन बताती थी कि मनी एक्सचेंज के लिए यूज़ होती है, वैल्यू प्रोवाइड करती है, और मनी वो है जो मनी का फंक्शन मनी का काम करती है, जो मनी के फंक्शन है उन्हें कंडक्ट करती है। उसके बाद हमने कॉमन एक्सेप्टेंस देखी कि जो चीज़ ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए एक्सेप्टेबल है, जो हम एक्सचेंज के लिए इंटरमीडिएट के रूप में यूज़ करने के लिए एक्सेप्टेबल है, वो आपकी मनी होती है। उसके बाद लीगल डेफिनेशन देखी कि अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि ये थिंग करेंसी है तो हमारे लिए वो करेंसी है। उसके बाद हमने एक्सपेंशन के बेस पे देखी, तो वहाँ पे नैरो पॉइंट ऑफ व्यू देखा मिस्टर आपके रॉबर्टसन एंड हिज एसोसिएटेड का, जिन्होंने कहा था कि वो ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने, मतलब आपकी कॉमन एक्सेप्टेंस में भी आया था जो पॉइंट कि आपकी ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज करने के लिए यूज़ होता है। नैरो पॉइंट ऑफ व्यू। ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या आ गया कि ये आपको क्या करता है, मनी वो है जो मनी का कार्य करती है, मनी दैट व्हाट डूज मनी वर्क, तो वो ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू में आ गया था। उसके बाद रेशनल डेफिनेशन में हमने देखा सब चीज़ ऐड हो गई कि ये वैल्यू भी प्रोवाइड करता है, एक्सचेंज के लिए इंटरमीडिएट के रूप में भी यूज़ होता है, वैल्यू को मेज़र करने के लिए भी यूज़ होता है, और रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए भी यूज़ होती है। तो यहाँ पे इसके ऑल फंक्शंस आ गए थे, ये देखें। इसके बाद हमने ये कुछ अप्रोचेस देखी जहाँ पे हमने ये देखा कि मनी के अंदर कौन से अप्रोच में क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। Thank you so much for this.